मिट्टी के ससुराल में बहू लाई हीरे का दहेज। मुझे तो शर्म आती है आपको अपनी सास और तुम्हें अपनी नंद कहते हुए। आप दोनों को शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? भाभी हम पर विश्वास करो, मैंने और माँ ने कोई चोरी नहीं की है। आप लोग तो दिलचस्पी ना होने का सिर्फ नाटक करते थे, तभी तो आज आपने मेरी हीरे के दहेज का सामान चोरी कर लिया। आखिरकार क्यों जानवी अपनी सास उमा और नंद लक्षिता पर अपने हीरे के दहेज की चोरी का इल्जाम लगा रही थी? क्या लक्षिता और उमा ने सच में जानवी के दहेज का सामान चोरी किया था या सच कुछ और ही था? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी के शुरुआती पहलू में जाना होगा। अरे यार वो देखो, वहाँ पर तो मैगी का स्टॉल है। चलो चलकर स्टॉल वाली मैगी खाते हैं। स्टॉल की मैगी बहुत टेस्टी होती है। जानवी अपनी दोनों सहेलियों प्रिया और कीर्ति के साथ रोड साइड बने मैगी के स्टॉल पर जाकर मैगी खाने लगती है। आज की मैगी तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। अरे यार मेरे हाथों पर तो मैगी लग गई, जरा मेरे हाथ धुलवा दो। जानवी हाथ धोते हुए अपनी उंगली में पहनी 10 लाख की हीरे की अंगूठी गलती से गिरा देती है और वहां से जाने लगती है कि तभी अरे यार मेरी अंगूठी कहाँ गई? अभी तो मेरी उंगली में ही थी। वो मेरी दादी माँ की आखिरी निशानी थी, मैं उसे खो नहीं सकती। तो परेशान मत हो, हम लोग देखते हैं। जानवी अपनी दोनों सहेलियों के साथ आसपास हीरे की अंगूठी ढूंढने लगती है। वहीं मैगी स्टॉल के साइड पर ही एक नई रोड बन रही थी। दरअसल जब जानवी की अंगूठी गिरी थी तो वो लुढ़कती हुई उस रोड पर चली जाती है और एक राजीव नाम के मजदूर को जा मिलती है। अरे ये तो एक हीरे की अंगूठी है, लेकिन ये यहाँ किसकी है? राजीव इधर उधर देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर जानवी और उसकी दोनों सहेलियों पर जाती है जो आसपास कुछ ढूंढ रही होती हैं। राजीव उस हीरे की अंगूठी को लेकर उनके पास जाता है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी हीरे की अंगूठी यहीं कहीं गिर गई थी, इतनी देर से ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिल रही। कहीं ये तो नहीं आपके हीरे की अंगूठी? अरे हाँ यही तो है मेरी हीरे की अंगूठी, लेकिन आपको मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ मिली? मुझे ये इसी रोड पर पड़ी मिली। ये लीजिए, संभाल कर रखिए अपनी अमानत को। इतना कहकर राजीव अपने मजदूरी के काम पर चला जाता है। ये क्या, ये तो मजदूर है लेकिन इसके बावजूद भी इसने मेरी हीरे की अंगूठी लौटा दी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो तो ये अंगूठी को लेकर चला जाता। इसके मन में तो बिल्कुल भी लालच नहीं था। जानवी अपने हीरे की अंगूठी पहनकर वहां से चली जाती और अब अक्सर जानवी उसी रोड से अपनी गाड़ी को गुजारती और हर रोज किसी न किसी काम के बहाने से राजीव से मिलती। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती होती है और ये दोस्ती जल्द ही प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। राजेश, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। जानवी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं एक मजदूर हूँ। मेरा तो ईंट पत्थर का भी घर नहीं है। तुम्हें पता है हम लोग एक मिट्टी के घर में रहते हैं। तुम कैसे मेरे साथ अपना जीवन बिता पाओगी? मैं तुम्हारे साथ उस मिट्टी के घर में तो क्या, घास फूस के घर में भी रहने को तैयार हूँ। जानवी का इतना प्यार देख राजीव की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद जानवी राजीव के बारे में अपने माता पिता को बताती है। जानवी के माता पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और अब अपनी इकलौती बेटी को दहेज में देने के लिए हीरे की अलमारी, ओवन, फ्रिज, बेड, साड़ी, ज्वेलरी, सारा सामान हीरे का बनवाते हैं। जिसे देख मेरे दहेज का तो सारा सामान ही आप लोगों ने हीरे का बनवा दिया है। कहीं मेरे ससुराल वालों को ऐसा ना लगे कि मैं ये हीरे का दहेज लाकर उनकी गरीबी या उनकी मिट्टी के घर की बेइज्जती कर रही हूँ। जानवी बेटा, तेरे ससुराल वाले तो तेरे हीरे का दहेज देखकर बल्कि उल्टा खुशी ही होंगे, तो फिक्र मत कर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार जानवी राजीव से शादी कर अपने हीरे का दहेज लेकर सीधा अपने मिट्टी के ससुराल में आ जाती है। अपनी बहू के लाए हुए हीरे के दहेज को देख उमा और लक्षिता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं आस पड़ोस के लोगों का भी मुंह किसी कुएं की तरह खुल जाता है। क्या बात है उमा बहन, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। इस मिट्टी के घर में तो तुम्हारी बहू हीरे का दहेज लेकर आई है, अब तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। अपनी पड़ोसन की बात सुन उमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद उमा अब जानवी का गृह प्रवेश करती है। अब वैसे उमा बहन, कहाँ सोचा है तुमने अपना नया बंगला लेने की? सुशीला बहन, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। हम लोग अगर बंगला ले सकते तो इस मिट्टी के घर में क्यों रहते? अरे उमा बहन, तुम्हारी बहू हीरे का दहेज लेकर आई है, अब उसे रखकर भांगड़ा तो करोगी नहीं। अब तो अपनी बहू के हीरे के दहेज के बदौलत तुम लोग बड़े से बंगले में ही रहोगी। तुम्हारी बहू तो सच में लक्ष्मी निकली। जानवी के हीरे के दहेज लाने की वजह से अब हर कोई उमा को हीरे के दहेज को लेकर ताने देने लगा था, जिसके चलते उमा और लक्षिता दोनों ही जानवी के लाए हुए हीरे के दहेज के सामान का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। अरे माँ जी, लक्षिता, मैं तो आप लोगों को ये हीरे का सेट देना ही भूल गई थी। ये स्पेशल माँ ने आप लोगों के लिए बनवाया है। इस हीरे के हार का मैं क्या करूंगी? तेरे ससुर जी के जाने के बाद इसे पहनने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और भाभी, मुझे तो हार पहनना पहले से ही पसंद नहीं, आप इसे अपने पास ही रख लीजिए। अरे लक्षिता,
तुम सुबह से परेशान हो रही थी ना कि तुम अपने कॉलेज फेयरवेल में क्या पहनकर जाओगी। एक काम करो, तुम ये हीरे की साड़ी पहन लो। जब तुम हीरे की साड़ी पहनकर फेयरवेल में जाओगी ना तो हर कोई सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी एक सहेली से साड़ी मांग ली है, मैं वही पहन लूंगी। अपने मिट्टी के ससुराल में हीरे का दहेज लेकर आने के बावजूद भी अपनी सास और नंद का ऐसा बर्ताव देख जानवी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, इन चूहों ने तो नाक पर दम करके रख दिया, सारे कपड़े कुतर के रख दिए हैं। अरे माँ जी, तो आप ऐसे खुले में कपड़े रखती ही क्यों हैं? मैं जो हीरे की अलमारी लेकर आई हूँ, आप इसमें कपड़े क्यों नहीं रखती? हमारे कपड़े हैं ही कितने, 4 कपड़े तो हैं। अब इन 4 कपड़ों के लिए क्या ही तेरी इतनी बड़ी हीरे की अलमारी का इस्तेमाल करेंगे। जानवी अपनी सास और नंद के बर्ताव से अब काफी उदास रहने लगी थी। आज ही सही मौका है हीरे के दहेज वाली बहू के घर में घुसकर चोरी करने का। एक बार चोरी करेंगे और जिंदगी भर के लिए आराम। ये दोनों चोर जानवी के लिए लाए हुए हीरे के दहेज के सामान को चोरी करने का प्लान बनाते हैं और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जानवी के मिट्टी के ससुराल की खिड़की से घर में घुस सारी हीरे की ज्वेलरी, कपड़े और जानवी के हाथ में से उसका हीरे का ब्रेसलेट निकाल वहां से जाने लगते हैं कि तभी गलती से वो ब्रेसलेट वहीं जमीन पर गिर जाता है और दोनों चोर चले जाते हैं। ये क्या, ये तो जानवी बहू का ब्रेसलेट है, उठाकर रख देती हूँ, कहीं खो गया तो। उमा उस हीरे के ब्रेसलेट को उठाकर अपने कपड़ों की पोटली में रख देती है। वहीं जैसे ही जानवी उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हीरे के कपड़े और ज्वेलरी गायब हैं। हे भगवान, ये क्या, हमारे घर में चोरी हो गई, मेरे दहेज का सामान चोरी हो गया। राजीव जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देता है। वहीं जानवी परेशान बैठी होती है कि तभी जानवी की नजर अपनी सास की पोटली पर जाती है जिसके अंदर कुछ ऐसा चमक रहा होता है। जानवी जैसे ही उस पोटली को खोलती है तो देखती है कि उसमें उसका हीरे का ब्रेसलेट है। ये तो मेरा हीरे का ब्रेसलेट है, ये यहाँ कैसे आया? माँ जी, कहीं आप लोगों ने ही तो मेरे हीरे की ब्रेसलेट की चोरी नहीं की? बहू, ये तो क्या कह रही है, हम तेरे हीरे के दहेज के सामान में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते। ये तो मुझे यहाँ जमीन पर गिरा मिला तो इसलिए मैंने उठाकर इसे यहाँ रख दिया। मेरे हीरे के दहेज में आप लोगों को कितनी दिलचस्पी और कितनी नहीं मुझे पता चल गया। आप लोग मेरे सामने नाटक करते रहे कि आपको ये सब पसंद नहीं, लेकिन आज आपकी असलियत मेरे सामने आ ही गई। मैं तो समझती थी कि हर एक गरीब एक जैसा नहीं होता, लेकिन आज मुझे पता चला कि हर गरीब लालची होता है, जैसे आप लोग हैं। जानवी बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास नंद पर चोरी का इल्जाम लगा देती है कि तभी पुलिस उन दोनों चोर को पकड़कर जानवी के मिट्टी के ससुराल में ले आती है। ये देखिए, यही है वो चोर जिन्होंने आपके घर में चोरी की। इन्हीं के पास आपके हीरे की साड़ी और ज्वेलरी पाई गई है। जानवी का सामान देकर पुलिस उन चोर को लेकर वहां से चली जाती है। देख लिया भाभी, अब तो आपको यकीन हुआ ना कि हमने चोरी नहीं की है। जिस दिन आप अपना हीरे का दहेज लेकर हमारे घर आई थी तब से हर किसी ने हमें ताने देना शुरू कर दिए, इसलिए हमने कभी आपके हीरे के दहेज को हाथ तक नहीं लगाया। सारी असलियत अपने सामने आता देख जानवी को अपने किए पर पछतावा होता है। माँ जी, लक्षिता, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया। एक गलतफहमी के चक्कर में मैंने आप लोगों को कितना भला बुरा कहा। मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन इससे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। तू तो मेरी बेटी जैसी है, मेरे सामने इस तरह हाथ मत जोड़। गलतफहमी तो इंसानों को ही होगी, ना कि भगवान को। जो हुआ उसे भूल जा। अपनी सास और नंद का इतना बड़ा दिल देख जानवी को काफी खुशी होती है और अब जानवी अपने हीरे के सारे दहेज को वापस अपने मायके भिजवा देती है और अब एक छोटी मोटी नौकरी कर अपनी मिट्टी के ससुराल में हंसी खुशी और सादगी भरे तरीके से रहती है। अरे आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, राधिका हमारी बहू है, हम क्यों एडजस्ट करें? वही तो, इन लोगों को भी तो समझना है, पर नहीं, जब देखो बहू को उधर अपने पास बुला लेंगे। हाँ, तो हम भी पागल नहीं हैं। राधिका सिर्फ आपकी ही कुछ नहीं लगती, वो हमारी भी और हमारे पास भी आएगी। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जितने बूढ़े आप हैं ना, उतने बूढ़े हम भी हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत, वरना हम अपनी बेटी को अपने पास बुला लेंगे। अरे बुलाकर तो दिखाइए, मैं भेजूंगी नहीं उसको। मम्मी, पापा, माँ जी, आप सब प्लीज चुप हो जाइए। क्यों लड़ रही हैं? प्लीज चुप हो जाइए। नहीं बेटा, आज बोलने दे। हाँ, तो हम गूंगे हैं क्या? हम भी बोलेंगे। अरे प्लीज आप सब चुप हो जाइए, ऐसे मत लड़िए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। चारों बूढ़े माँ बापों में इतनी बहस छिड़ जाती है कि वो कुर्सी से उठकर लड़ने लगते हैं और राधिका चारों को चुप कराती है, पर कोई चुप नहीं होता। ऐसे में वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन आखिर वो चारों राधिका को लेकर इतना क्यों लड़ रहे थे? पूरी बात क्या है, आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां राधिका अपने माता पिता अनुराधा और सुजीत की इकलौती बेटी थी।
वो सामने के लड़के मोहित से प्यार कर बैठी थी और मोहित भी उसे बचपन से ही चाहता था। साथ स्कूल में रहकर एक ही कंपनी में काम करके दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोनों के परिवार खुश होते हैं, लेकिन दोनों के माँ बाप बेहद बूढ़े और बीमार भी थे। ठंड में आ जाने से उन्हें और भी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। एक दिन सुजीत बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। अपनी कमर पकड़कर बिस्तर पर गिर पड़ता है। अरे राम रे, अरे मेरी कमर, अनुराधा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जरा राधिका को बुलाओ, वो डॉक्टर को लेकर आएगी, मेरी दवाई लेकर आएगी। अरे मेरे से नहीं उठा जा रहा, ऊपर से सर्दी लग रही है। अच्छे। हाँ, मैं अभी उसको बुलाती हूँ, आप परेशान मत होइए। अनुराधा अपनी बेटी राधा को फोन करती है, जहां वो रसोई में खाना बनाकर सास ससुर को दे रही होती है। तभी फोन उठाती है, कान पर फोन लगाकर रोटी बेल रही होती है। क्या हुआ माँ, बोलिए, मैं खाना बना रही हूँ। अरे बेटा, तेरे पापा की कमर में बहुत दर्द हो रहा है, वो गिर पड़े। यहाँ आ जाओ और उनके लिए दवाई ले आ, बहुत परेशान हो रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं। हे भगवान, पापा गिर गए। पापा की कमर में चोट तो नहीं लगी माँ? यहाँ से भी नहीं आ सकती हूँ मैं माँ जी, पापा जी को खाना खिला दूं, 10 मिनट में आती हूँ। आप जब तक बोलो पापा को आराम करें। राधिका बेटा, जल्दी आना, तेरे पापा तकलीफ में हैं। अरे बहू, रोटी खत्म हो गई मेरी और तेरे पापा की प्लेट की, जल्दी बना कर ला। माँ, रखती हूँ, बाय। आई माँ जी। राधिका फोन रखकर फटाफट अपने सास ससुर को खाना खिलाती है। खाना खिलाकर जब वो जा रही होती है, तब सास की आवाज आती है। अरे बहू, भागी भागी कहाँ जा रही है? कल से मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है ठंड के कारण। तू जिस तेल की मालिश करती है वैसा ही करते, मुझे आराम मिल जाएगा। मैं सोने जा रही हूँ। माँ जी, वो तेल बनाने में मुझे टाइम लगेगा, आप मुझे 10-15 मिनट दे दो। वहाँ पापा के कमर में लग गई है, मैं उनकी दवाई लेकर अभी आती हूँ। ओहो ठीक है, पर टाइम पर आ जाना बहू, यहाँ भी तेरी जरूरत है हम लोगों को, पता है ना तुझे? जी माँ जी। ये कहकर राधिका अपने ससुराल के सामने मायके चली जाती है, जहां पिता की हालत देख मेडिकल से दवाई और स्प्रे लेकर आती है और फिर अपने पिता की कमर पर लगाकर उन्हें दवाई देती है। पापा, आप फिक्र मत करो, मैंने जो दवाई लगाई है ना, आपको कुछ ही देर में फर्क पड़ जाएगा और दवाई के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सर्दी है ना, इसीलिए उठने बैठने में प्रॉब्लम हो गई। हाँ बेटा, शुक्र है तू हमारे पास है, वरना हम तो बुढ़ापे में ऐसे ही परेशान रहते। भगवान ने हमें बेटा न सही लेकिन बहुत अच्छी बेटी दी है, जो शादी के बाद भी अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखती है। मम्मी पापा, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? मैं बेटा न सही, बेटी रहकर भी बेटे की फर्ज पूरी कर सकती हूँ और कर रही हूँ। हाँ मेरी गुड़िया रानी, तेरे ससुराल में सब ठीक है? ठीक तो है, पर माँ जी के भी सर्दी की वजह से घुटने में दर्द शुरू हो गया है और पापा जी को भी खांसी जुकाम है, कुछ दिनों से जा ही नहीं रहा। उनका भी ख्याल ही रखना पड़ता है। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं है, मोहित तो काम पर चले जाते हैं। हाँ मेरी गुड़िया, तू ही है जो एक साथ मायके और ससुराल को संभाल रही है, वरना आजकल के बेटे क्या बेटी क्या कोई बूढ़े माँ बाप को नहीं देखता। हाँ मम्मी, कलयुग जो चल रहा है, सर्दी हो रही है ना माँ, अभी रजाई में घुस जाओ, मैं हीटर जला देती हूँ। खाना खाया आपने या मैं बना दूं? चाय लेकर आऊं? बेटा थोड़ी सी अदरक वाली चाय बना दे, तेरे पापा भी कह रहे थे। ठीक है। राधिका चाय बनाकर अपने माता पिता को दे देती है। इतने में सास चौखट पर खड़े होकर राधिका पुकारती है कि राधिका मायके से निकल ससुराल में जाती है और सास के लिए जड़ी बूटी वाला कढ़ाई में तेल पकाकर सास के घुटने पर मालिश करती है। बहू, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अब मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, 1 हफ्ता लगाइएगा ना, आपका दर्द भी भाग जाएगा। बहू, ये मेरे आजकल का दर्द नहीं है जो चला जाएगा, बुढ़ापा और सर्दी दोनों आ गई है तो ये सब चलता ही रहेगा। अच्छा, अरे बहू, मेरी खांसी जुकाम का भी कोई इलाज कर दे, खांस खांस के गला दर्द हो गया है। पापा जी, आपकी खांसी की दवाई लाई हूँ, ये लीजिए, पी लीजिए। अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो मैं शहद और मुलेठी का नुस्खा तैयार करूंगी। ठीक है बहू, और गंदे कपड़े हो गए हैं, मैंने 2 स्वेटर पहने थे, अब मेरे पास स्वेटर नहीं है तो इनको धो देना, वैसे भी धूप नहीं निकल रही। राधिका अपने हाथ से चम्मच में दवाई डालकर ससुर को पिला देती है। फिर ठंडे पानी में कपड़े धोने से उसे भी जुकाम हो जाता है और कमरे में आकर रजाई में बैठकर हीटर जला लेती है। बहुत सर्दी हो रही है, बाप रे बाप।
अब मेरे तो हाथ लाल हो गए ठंडे पानी में कपड़े धोने पर। इस बात की खुशी है कि माँ जी पापा जी के शॉल स्वेटर धुल गए। ओहो, खाना भी नहीं खाया मैंने, तो थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। राधिका 2 मिनट के लिए लेटती है कि उसे घड़ी में 6 बजते हुए दिखाई देते हैं और हीटर को फटाफट से बंद करके अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है और दोनों को टाइम पर दवाई खिला देती है। फिर राधिका मायके में रोटी सब्जी चावल बनाकर घड़ी देखती है। इतने में सास ससुर के टाइम और खाने का वक्त हो जाता है और उन्हें खाना खिलाती है और उन्हें खाना खिलाने के बाद उसे अपने खाने का होश ही नहीं रहता, जिससे रसोई साफ करके उसे 10 बज जाते हैं और फिर पति के साथ ही खाना खा पाती है। राधिका, तुम्हारे हाथ कितने लाल हो रहे हैं। सच बताना, सुबह से तुम सिर्फ काम कर रही हो, मायके में भी और ससुराल में भी। तुमने खाना नहीं खाया, न तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम कितनी परेशान हुई हो। मोहित, मेरे 2 माँ बाप हैं। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मुझे घर भी संभालना पड़ता है और उन चारों को भी। ऐसे में मैं अपना ख्याल कैसे रखूंगी? लेकिन मैं तो हूं ना। सुबह से चाय अपने हाथ से भी तुमने नहीं पी है, अब मैं पिला देता हूं। मोहित राधिका की हालत को समझता था। उसका ख्याल रखते हुए उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। उसे राधिका पर 2 घर संभालने की जिम्मेदारी थी, ऐसे ही मोहित पर भी 2 घर चलाने की जिम्मेदारी थी। सर्दी में दोनों घरों का काम संभालना, बूढ़े सास ससुर और माँ बाप की देखभाल करना राधिका के लिए असंभव सा लगने लगा था। कभी वो सास के पास बैठकर घुटनों की मालिश करती, तो कभी माँ के साथ बैठकर खून की कमी के बारे में बातें करती। इन दोनों घरों के बीच राधिका का मन उलझा रहता था, क्योंकि सास ससुर माँ बाप राधिका के कम पास रहने से परेशान होते हैं। एक दिन कमरे में बैठ वो सोच रही थी, कभी सास ससुर के पास बैठूं तो कभी माँ बाप के पास। इस ठंड में दोनों घरों को ठीक से संभालना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। अगर मैं सास ससुर के पास रहूं तो माँ बाप अकेले रहते हैं, और अगर मैं माँ बाप के पास रहूं तो सास ससुर को दिक्कत होती है। ये कौन सा तरीका है बहू बनने का? कैसे संभालूं समझ नहीं आता। ससुराल और मायके बालों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि राधिका शाम को आग जलाकर चारों को सामने आमने बिठाती है कि बातों ही बातों में उनकी बहस छिड़ जाती है। राधिका, क्या तू अपनी सास के घर ज्यादा समय बिताने नहीं लग गई है? अब तो मुझे लगता है कि तू हमें भूल चुकी है। इतनी देर से मैं चुप थी, लेकिन अब मुझे बोलना ही पड़ा। तू मुझे शॉल नहीं दे रही, पर अपनी सास को शॉल उड़ा रही है। बिल्कुल राधिका, तेरा ध्यान सास ससुर में ही रहता है। हमारी क्या हालत है वो तू समझ नहीं पाती। नहीं मम्मी पापा, ऐसा नहीं है, आप ज्यादा सोच रही हैं। अरे वो हमारी बहू है, अब हमारा ख्याल नहीं रखेगी तो पड़ोसियों का ख्याल रखेगी क्या? बता दे बहू, तू हमसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करती है ना? तभी तो हमें छोड़कर उधर भाग जाती है। हाँ बहू, अब तू हमारा पहले जैसा ख्याल नहीं रखती। माँ जी पापा जी, आप भी ऐसे ही बोलेंगे क्या? मैं तो दोनों तरफ बराबर ख्याल रखती हूँ। ये सब सुन राधिका परेशान होती है। वो दोनों को चुप करती है, लेकिन कोई नहीं समझता और अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। इतने में पति ऑफिस से घर आ जाता है और दोनों को शांत कराता है। अरे बस कीजिए आप चारों, जरा उस बेचारी के बारे में भी सोचिए। आप लोगों को खुश रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए कभी मायके भागती है, कभी ससुराल। टाइम पर दवाई देती है, अपना खाना भूल जाती है और अपना सर्दी जुकाम नहीं देखती। पहले आप लोगों की फिक्र करती है, लेकिन आपको बस लड़ना है। अरे जरा एक बार उसके मानसिक तनाव के बारे में भी सोचिए। राधिका, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं एक नौकरानी को यहाँ पर रखूंगा जो घर के काम करेगी और तुम बस चारों को संभालना। जी बहू, हम दोनों को माफ कर दे, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आखिर ये भी तो बूढ़े हैं ना, हमारी तरह। हाँ बबीता बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें भी यही समझना चाहिए था कि हमारी इकलौती बच्ची मायके और ससुराल को एक साथ संभालने में कितना जुटी हुई है। लेकिन अब से हम प्यार से रहेंगे। हाँ, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। इस तरह नौकरानी के घर में आ जाने के बाद राधिका की टेंशन कम हो जाती है और वो बराबर अपने माता पिता सास ससुर पर ध्यान दे पाती है। दोस्तों, अगर राधिका की जगह आप होते तो क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।